नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल आरोग्य भारत में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में किस प्रकार के अनाजों, सब्जियों और फलों का खाने का निषेध किया गया है तथा किस प्रकार के फल हमें खाने चाहिए या किस प्रकार के फल, अनाज व साग सब्जी हमें नहीं खाने चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें किस प्रकार के धान्य यानी कि अनाज, साग एवं फल नहीं खाने चाहिए, जैसे कि हिम बर्फ़ गिरने से यानी ओले पड़ने से या बर्फ़ गिरने से, कड़ी धूप लगने से या आग से झुलस जाने से, दूषित वायु के स्पर्श से, सांप या अन्य जहरीले प्राणियों की लार लग जाने से, कीड़े पड़ जाने से, जल में डूब जाने से तथा विपरीत और अपने प्रतिकूल गुणों की भूमि में उत्पन्न होने वाले, विपरीत ऋतु में उत्पन्न होने वाले, विपरीत गुण वाले धान्य व अनाज के साथ मिला देने वाले, शक्तिहीन हो जाने अथवा अधिक पुराने हो जाने वाले धान्य अपने गुणों से रहित हो जाते हैं तथा ऐसे धान्यों का सेवन ना करें, यानी इस प्रकार के अनाजों का सेवन ना करें। इसी प्रकार के शाक भी त्याज्य होते हैं तथा जो सब्जियां घी या तेल या स्नेहों में बिना छौंके ही बनाए गए हों, जो कोमल ना हो, वे भी अखाद्य होते हैं। यानी कि जो सब्जियां जिनको हम घी या तेल में या किसी भी प्रकार के स्नेह में अगर उनको हम नहीं छौंकते हैं तो वो भी अखाद्य होती हैं तथा वे कोमल ना हो तो भी वे अखाद्य होती है। जैसे कुछ साग सब्जी हरी होती है वो इतनी सख्त हो जाती है, वो भी अखाद्य होती हैं। जिन शाकों में स्वाभाविक रस, गुण आदि की उत्पत्ति ना हुई हो, यानी कि जिस प्रकार की सब्जियों में जिस प्रकार का उनका स्वभाव है उसी प्रकार का रस व गुण उनके अंदर उत्पन्न ना हुआ हो अथवा उस शाक तथा वो शाक सूख गया हो तो भी वे खाने योग्य नहीं होते हैं। सुखाए गए कंदनाशक, मूली आदि खाए जा सकते हैं। मतलब कुछ कंद ऐसे हैं जो सुखाने के बाद में खा सकते हैं। इसी प्रकार के फल भी खाने योग्य नहीं होते। फल जो इस प्रकार के फल भी जो होते हैं अपने विपरीत गुणों वाले होते हैं तथा जिनमें उनके स्वभाव अनुसार रस व गुण व सुगंध नहीं होती, वो भी अखाद्य होते हैं। किंतु कुछ सुखाया गया जैसे फल है जो खाया जा सकता है, जैसे कच्चा बेल है उसको आप सुखा के खा सकते हैं, अन्य फलों को सुखाकर नहीं खाया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार के हमें अनाज, साग एवं फल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके लिए दोबारा से हम दोहरा देते हैं, हमें किस प्रकार का अनाज नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हिम गिरने से, यानी कि जब बर्फ़ जब गिर गई और जो अनाज वहाँ पे पैदा हो रहा है और वो अनाज वहाँ पे ख़राब हो गया तो उस अनाज को आपने कलेक्ट कर लिया तो वो खाने योग्य नहीं है। ओले पड़ने से, यानी ओले पड़ने के कारण जो अनाज गिर गया, ठीक है, वो अनाज खाने योग्य नहीं होता है। कड़ी धूप लगने से या आग से झुलस जाने से, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में जो फसल मर गई है वो अनाज खाने योग्य नहीं होता, तो आग से झुलस जाने के बाद भी वो अनाज खाने योग्य नहीं होता है। दूषित वायु के स्पर्श से, यानी कि किसी प्रकार की कोई दूषित वायु के स्पर्श से, जहाँ अनाज ऐसी जगह पैदा हो रहा है जहाँ पे दूषित वायु का स्पर्श उससे हो रहा है, वो खाने योग्य नहीं होता है। सांप या अन्य जहरीले प्राणियों की लार लग जाने से, यानी किसी भी प्रकार के जहरीले प्राणी की लार लग जाए, ऐसा अनाज खाने योग्य नहीं होता। कीड़ा पड़ जाने से, यानी कि कीड़ा जिस अनाज में पड़ गया वो खाने योग्य नहीं होता। जल में डूब जाने से, जैसे कि कोई अनाज जल में डूब गया है, ठीक है, अब उसको आपने पानी से निकाल के सुखाकर खाएंगे, वो खाने योग्य नहीं होता। अपने विपरीत प्रतिकूल गुणों वाली भूमि में उत्पन्न होने से, यानी कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ की मिट्टी दोमट है तो यहाँ पे एक विभिन्न प्रकार की फसल पैदा होती है। जैसे मान के चलिए यहाँ की जो भूमि है वो गेहूं के उपयुक्त है, लेकिन यहाँ पे हमने चौलई या मंडुआ जो कि उत्तराखंड में पैदा होता है वो पैदा किया, लेकिन वो हमने यहाँ पर पैदा किया और ठीक है ना, और उत्तराखंड वाली जगह पर जहाँ पे मंडुआ पैदा होता है वहाँ पे गेहूँ पैदा नहीं हो सकता, वहाँ पे हमने गेहूँ पैदा किया। तो ऐसे प्रतिकूल भूमि में पैदा होने वाले अनाज नहीं खाने चाहिए। विपरीत ऋतु में उत्पन्न होने वाले, जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों में अनाज की बुवाई होती है, ठीक है, और गर्मियों में बाजरे की बुवाई होती है, ठीक है ना। तो अगर गर्मियों में गेहूं उत्पन्न हो गया और सर्दियों में बाजरा उत्पन्न हुआ तो इस प्रकार के विपरीत प्रतिकूल ऋतुओं में पैदा होने वाले अनाज हमें नहीं खाने चाहिए। इसके विपरीत गुण वाले धान्य अनाज के साथ मिला देने से, यानी कि गेहूं है उसका गुण अलग है और बाजरा है उसका गुण अलग है, अब दोनों को अगर मिक्स करके आप खाएंगे, मिलाकर आप खाएंगे तो इससे शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं। इसका खाने का निषेध आयुर्वेद में किया गया है। शक्तिहीन हो जाने से अथवा अधिक पुराने हो जाने से, मतलब ऐसा अनाज जो शक्तिहीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो वो गुणों से रहित हो जाता है, तो ऐसे धान्यों का सेवन निषेध है आयुर्वेद में, ऐसे धान्यों का सेवन ना करें। अब इसी प्रकार की शाक भी त्याज्य होते हैं। शाक यानी कि सब्जियां अथवा जो शाक घी, तेल तथा स्नेहों से बिना छौंके ही बनाए गए हों और जो कोमल ना हो, वे भी अखाद्य होते हैं। अर्थात ऐसी सब्जियां जो घी, तेल तथा किसी भी प्रकार के स्नेह में छौंकी ना गई हो। आपने देखा होगा हम घरों में सब्जियां छौंक कर खाते हैं, तो ये परंपरा चली आई है, तो ये आयुर्वेद के अनुसार बिल्कुल सही है। हमें घी या तेल में छौंक कर ही साग सब्जियों को खाना चाहिए। अच्छा, जो कोमल ना हो, आपने देखा होगा कि जो साग सब्जी हम लेने जाते हैं वो कोमल होती हैं, लेकिन वो कोमल ना हो
और ठोस हों, एकदम कोमल ना हो, सख्त हों, एकदम कड़क जैसी हों, तो वो अखाद्य होती हैं, उनको ना खाएं, ना खरीद के लाएं। अच्छा, जिन शाकों में, जन सब्जियों में स्वाभाविक रस गुण आदि की उत्पत्ति ना हुई हो तथा जो शाक सूख गए हों वे भी खाने योग्य नहीं होते। अच्छा, जिन सब्जियों में स्वाभाविक रस, जैसे कि अर्थात अभी हम बात करें करेले की, तो करेला का जो स्वाभाविक रस है वो क्या है, कड़वा है। गुण आदि और सुगंध, मतलब आप लिया आपने करेला, लेकिन उसका रस जो है वो कड़वा नहीं है, उसका गुण करेले के जैसा नहीं है, तो वो खाने योग्य नहीं है। इस प्रकार की सब्जियां ना खाएं। किसी प्रकार की सब्जी जिसके स्वभाव के अनुसार उसका रस गुण सुगंध ना हो, ना खाएं। जो साग सूख गए हों, जैसे सूख गए, जैसे लौकी है वो सूख गई है, तोरई है वो सूख गई है, या किसी प्रकार की कोई भी सारी सब्जी वो सूख गई, वो खाने योग्य नहीं होते हैं। सुखाए गए कंदनाशक, कंद शाक, यानी कि कुछ कंद ऐसे होते हैं जैसे मूली आदि, वो सुखा के खाए जा सकते हैं। अब जैसा कि इसी प्रकार के कुछ फल भी खाने योग्य नहीं होते हैं, किंतु सुखाया गया, जैसे एक कच्चा एक बेल का फल ऐसा है जिसे आप सुखा कर भी खा सकते हैं। अन्य कच्चे फलों को खाने का निषेध किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार के फल एवं शाक अनाज हमें नहीं खाने चाहिए। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी प्रकार सहयोग करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।